आज हम सबको जानकारी है कि आज 15 अगस्त है और पूरा भारत देश की आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। तो उसमें हम भी अब यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम कि इस 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर थोड़ा मूल्यांकन कर लें कि स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा है 47 और ये है हाँ है 26 है ना, हाँ 79वां, हाँ तो 79-80 वर्ष देश को स्वतंत्र हो गए हैं। तो थोड़ा मूल्यांकन करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम कहाँ खड़े थे और देश की 79-80 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं। ये थोड़ा मूल्यांकन हमको आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किसान भी अगर फसल बोता है और साल भर में 6 महीने में जब उसका परिणाम आता है तो वो भी देखता है कि मैं फायदे में रहा या घाटे में हूँ, तो फिर वो फसल बदलने की, व्यवस्था बदलने की, तरीका बदलने का वो प्रयास करता है। कहता है कि ट्रैक्टर की खेती करने से लाभ हुआ या बैलों की जब मैं खेती करता था वो ज़्यादा सुटेबल थी। तो हम किस साइड में कब आ गए। तो एक तो सबसे पहले जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ता के नाते बहुत ही ईमानदारी से और प्रमाणित तरीके से और बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूँगा कि 1947 में जो 1947 से लेकर आज तक ये जो आज़ादी का तमाशा देश में होता रहा है हर साल, इसकी सच्चाई को मैं आपके सामने थोड़ा रखूँगा। चूँकि जनता सरकार मोर्चे ने सरकार के यहाँ आरटीआई लगाई है। आरटीआई लगा करके आरटीआई के जो जवाब आया उसमें क्या पूछा कि ये जो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं कि भारत आज़ाद हो गया, तो आज़ाद किससे हुआ, कब हुआ और उसका प्रमाणित दस्तावेज वो क्या है। ये आरटीआई लगाई। उसमें और 2-4 बिंदु पूछे। तो 2 साल में उस आरटीआई का, 2 या 2.5 साल में उस आरटीआई का वहाँ भेज दिए, वहाँ भेज दिए, वहाँ भेज दिए, तो जवाब आता है कि राष्ट्रपति, जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भवन से उसका जवाब आया 2 जगह से। एक तो पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से, और राष्ट्रपति के यहाँ से। तो राष्ट्रपति का आया, हमारे पास भारत की आज़ादी का कोई भी प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। जनता सरकार मोर्चे का ये जवाब राष्ट्रपति से आया। और पीएमओ कार्यालय से, प्रधानमंत्री कार्यालय से जो जवाब आया, उन्होंने 2.5 साल में जवाब दिया कि भारत किससे आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ या नहीं हुआ। ये गहन शोध का विषय है। आप किसी भी वर्किंग डे में आइए और भारत का जो आर्काइव है, जो दस्तावेज है, उसका अध्ययन करिए और खुद पता लगाइए कि भारत आज़ाद हुआ, किससे हुआ, कैसे हुआ। ये आप खुद जो है वो रिसर्च का विषय है, ये मतलब शोध का विषय है। तो ये तो जवाब है, जो लोग, जो व्यवस्था चल रही है उनका जवाब है। राष्ट्रपति से बड़ा था कोई नहीं, पीएमओ से बड़ा कोई नहीं, उनका ये जवाब है। अब ये 1947 का तमाशा देखिए। 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947, ये केवल एक रात का अंतर है। तो 15 अगस्त की रात को जो यहाँ अंग्रेजों की वो व्यवस्था चलाते थे, तो उन्होंने कहा कि भारत आज आज़ाद हो रहा है, इसलिए जो भारत में रानी के सिक्के हैं, ब्रिटिश जो वहाँ की रानी थी, उसकी जो मुद्रा चल रही है उसको हम ले जा रहे हैं और भारत अपनी मुद्रा वो छापेगा, इसलिए हम अपनी मुद्रा को ले जा रहे हैं। तो उस टाइम मुद्रा क्या थी? सोने की मोहर और चांदी के सिक्के ये थे।
तो जो लेकर के गए उस रात को, उसका जब मूल्यांकन किया तो सोने में लेकर के गए, तो कितना लेकर के गए? 4.25 टन, 4.25 टन सोना लेकर के 15 अगस्त 1947 की रात को वो लेकर के गए। कि रानी का फोटो है इन पे, ये रानी के मुद्रा है, उसकी करेंसी है। अब भारत आज़ाद हो रहा है, मतलब एक आज़ादी का ऐसा हमको वो दिया गया कि कितनी बड़ी डकैती आज़ादी के नाम पर देश में डाली गई कि 4.25 लाख टन सोने को लेकर के वो चले गए। और हम हर साल हमको ये 15 अगस्त को और 26 जनवरी को देश की आज़ादी का तमाशा वो पूरे देश में वो होता है। अब हम स्थिति, इसके बावजूद भी 4.25 लाख टन सोना ले जाने, सिक्कों के माध्यम से सोना ले जाने के बाद भी 1947 के बाद भी भारत कर्जदार नहीं था, कोई कर्जा नहीं था भारत पर। और भारत ने जो पिछले इन 80 सालों में जो विकास किया है वो कितना किया है? पूरे भारत पर 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का वो कर्जा है, सरकारों पर मिला करके, राज्य सरकारों पर मिला करके, अन्य ये जो नगर और अन्य माध्यम से, और जो पब्लिक को दे रखा है बैंकों के माध्यम से। कितना? 5 लाख करोड़ से भी वो अधिक है। इतना कर्जा आज़ादी के बाद हो गया। होना क्या चाहिए था भाई? जब लुटेरे चले गए, शोषण करने वाले चले गए, तो देश आबाद होना चाहिए था, खरीदार हो गया। ठीक है, वो कंगाल बना करके गए। 4.25 लाख टन सोना तो उस रात को ले गए, उसके बाद भारत आबाद होना चाहिए था, लेकिन हो गया वो तो बना के गए कंगाल, और इन्होंने बना दिया कर्जदार। आज हर किसान की, हर मजदूर, सब, अभी आपने जो भाई ने सुनाया अपनी दुख भरी कि पूरा सब किसानों की ज़मीनें बैंकों में है, पूरा देश कर्ज में है। और दूसरा, 1947 में जब अंग्रेज छोड़कर यहाँ भारत को छोड़ करके गए थे, उस टाइम का अगर आकलन करें तो भारत के लोगों का स्वास्थ्य कैसा था? तनाव में कितने लोग रहते थे? डिप्रेशन कितनों को होता था? 0। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं थी भारत में। तो स्वास्थ्य बढ़िया था हमारा, मानसिक स्तर बहुत बढ़िया था हमारा, और आर्थिक स्तर, मैं छोटी सी बताता हूं झलक। एक पशुओं की लंगार रहती थी, खेत हरे भरे रहते थे, जंगल में चले जाओ तो बाघ ही बाघ रहते थे, किसी भी मौसम में चले जाओ, रोटी मिलो या ना मिलो, कोई भूखा जंगल में नहीं रहता था। इतने फलदार, कहीं से कुछ भी लो, कुछ भी, वो मस्त रहते थे लोग। और हर घर में ऐसा कोई परिवार नहीं होता था गांव में कि जिसके घर में कुंटल 2 कुंटल पीतल ना होती हो, फूल के बर्तन ना होते हो, कांसे के बर्तन ना होते हो, तांबे के बर्तन ना होते हो। तो उसको क्या कहते हैं? भारत गरीब था। अब भारत अमीर हो गया। क्या अमीर हो गया? अब लगभग 50 से 60% बर्तन घरों में वो प्लास्टिक है। जहां पीतल, फूल, कांसा, तांबा ये होता था, अब प्लास्टिक आ गई है। अब भूल में क्या होता है, हमको अनजाने में प्लास्टिक के बर्तन में, जो प्लास्टिक भरी पड़ी है घरों में, उसमें गर्म आइटम डाल लेते हैं। और गर्म आइटम डालने से तो प्लास्टिक का जो केमिकल है वो उस गर्म चीज में जाता है और वो शरीर में जाता है। उससे क्या होता है? दमा, अस्थमा, सांस, और जब वो ब्लड में जाता है तो फिर वो कैंसर तक हो जाता है। तो ये विकास हम कर रहे हैं। उस वक्त
अब दूसरी, भारत के अंदर जितने लीटर, इस वक्त की बता रहा हूं मैं, जितने लीटर घी की खपत घी की, जितने लीटर, उतने लीटर भारत में दूध नहीं है। सही बात है। तो वैसे नहीं रखता है। मतलब दूध है नहीं इतने लीटर, केमिकल है। और जितने लीटर दूध की उत्पादन है दूध का, उससे ज्यादा लीटर का घी की खपत है। और जबकि घी निकलता है, एक तिहाई में नहीं होता। भैंस के में निकलता है 20 लीटर में दूध में 1 लीटर घी, और गाय के में निकलता है 30 से 35 लीटर में 1 लीटर घी। हाँ, तो मतलब जितना घी की खपत है उतना दूध नहीं है। तो ये क्या है? केमिकल, मिलावट, मिलावट, मिलावट कोरियर। क्या पता क्या का बनता घी? पनीर, दही अभी और बनना है। अरे सुनो, आपको पता नहीं है, एक वो थे, एक आईएएस अधिकारी की बता रहा हूं मैं, और वो हरिद्वार में एक मीटिंग कार्यक्रम चल रहा था, उसमें वो आए थे और रिजाइन देना पड़ा अगले को। किस लिए? छापा मारा था घी की फैक्ट्री पे। जब छापा मारा तो जिस तारकुल से सड़क बनती है उस तारकुल से घी बन रहा था। बोले पूरी वीडियो मेरे पास पूरा वो है, तारकुल से देसी घी वो बनता भारत में। वो मैंने छापा मारा तो उनके नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि मुझको, मेरे पास कई बार तो हमला हुआ जान से मारने का, और उसके बाद मुझको फिर मैं ही फांस दिया उन्होंने मुकदमे, तो नौकरी जो है वो छोड़नी पड़ी। आईएएस था वो, ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं बता रहा मैं। तो ये स्थिति देश की वो हो रही है। अब आज भारत में कोई भी पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, सबका जीवन शैली वैसी चल रही है जैसे चलती थी, सब स्वस्थ हैं। लेकिन बच्चा जन्म लिया, बच्चे को जन्म लेते ही उसको सबसे पहले टीका लगता है। जो बच्चा मां के गर्भ में था, इतना सुरक्षित था, और जैसे ही वो बाहर आता है उसको वो ठोक देते हैं इंजेक्शन। उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि जैसे ही वो ठुकता है, उसके, हमारे लिए तो टीका है, इंजेक्शन है, लेकिन उसके लिए क्या है? जो बच्चे ने अभी जन्म लिया है और उसको तुम जो है वो ठोक रहे हो, उसके लिए तो भाला है। तो उसको एकदम इतना जबरदस्त शॉट लगता है, और वो शॉट जीवन भर के लिए उसका पीछा करता है। तुमने कुछ बच्चे देखे होंगे, उनको तुम अचानक डांट दो तो एकदम वो कांप जाते हैं। वो जो कांपते हैं वो उस टीके का दुष्परिणाम है, जो उसको जन्म लेते ही उसको लगा दिया गया, और जो लगाया ही है उसको जीवन भर बीमार रखने के लिए। मतलब उसका कोई बेनिफिट उसका वो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, उनकी किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, वो कह रहा डॉक्टर कमलप्रीत का, एक भी वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, एक भी वैक्सीन किसी बच्चे के लिए, बड़े के लिए फायदेमंद नहीं है, और सारी वैक्सीनों के वो दुष्परिणाम है। ये डॉक्टर कमलप्रीत कह रहा है, और वो कह रहा है कि अगर दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये सिद्ध कर दे कि वैक्सीन सुरक्षित है और इसका ये फायदा है, तो उसको 25 लाख रुपए का इनाम। आज तक कोई भी डॉक्टर उसके सामने, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के सामने वो नहीं आया है। तो हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ, और जब वो शॉट लगता है उसको जीवन भर जो उसका पीछा करता है, तो उन बच्चे क्या भगत सिंह बनेंगे, चंद्रशेखर, सुभाष, बिस्मिल, अशफाक बनेंगे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी बनेंगे, विवेकानंद, दयानंद बनेंगे, राम और कृष्ण बनेंगे, जो जरा सी आवाज से कांप जाते हों। तो ये हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ छेड़छाड़, और पूरा भारत जो है वो गिरवी जो है वो रख दिया है। और आने वाला जो समय है उसमें सरकार एक बात कहने वाली है, बहुत जल्दी वो चल गई उस रास्ते पे। उसमें होगा कि भारत का जो संविधान है वो 3 फंडामेंटल राइट देता है
क्या राइट है उसके? फंडामेंटल राइट कि रोटी, कपड़ा और मकान। तो 5 किलो राशन तो मिल ही रहा होगा, ठीक है। बच्चों को मिड डे मील और कपड़ा मिल ही रहा है, स्कूलों में मिल रहा है। तो अब ये सब पे लागू होगा। क्यों? इसलिए लागू होगा कि देश के अंदर आरबीआई के पास 800 टन सोना वो रिजर्व में है। नियम और कानून के अनुसार पेपर करेंसी एक्ट 1882, कोइनेज एक्ट 1906 और आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 800 टन सोने रख करके रिजर्व में 5 लाख करोड़ की करेंसी छाप सकता है आरबीआई। हमने जब पूछा आरटीआई लगा करके तुमने करेंसी कितनी छाप रखी है, तो उसने कहा हमने करेंसी छाप रखी है 35 लाख करोड़ की। छाप कितना सकता है? 5 लाख करोड़ की। तो 30 लाख करोड़ की करेंसी देश में वो फर्जी है, कोई गोल्ड नहीं है, वो फर्जी छाप रखी है। अब 35 लाख करोड़ तो करेंसी हो गई। कर्जा कितना बांट रखा? वो लोगों को बांट रखा 272 लाख करोड़। तो 272 लाख करोड़ का कर्जा बांट दिया। करेंसी है 35 लाख करोड़ की, उसमें से 35 अगर निकाल दे तो कितनी बचेगी? 237 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जो बंधक रखी है उसका नीलाम होना, वो बैंक के कब्जे में जाना तय है। अब ये कर्जा लगातार बढ़ेगा घटेगा? जब बढ़ेगा तो प्रॉपर्टी वो बैंक के पास जाएगी। तो धीरे धीरे ये तो ले रखा लोगों ने, सरकारों ने जो ले रखा देना पड़ेगा नहीं। इसलिए बैंक किसके हैं? जो जितने भी यहां बैंक चलते हैं वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर चलते हैं, और वो जो बैंक है उसका मालिक है रॉकशाइल्ड, वो इजराइल का है। तो जब प्रॉपर्टी बैंकों के पास जाएगी तो किसके पास गई? आरबीआई के पास। आरबीआई किसका है? बैंक ऑफ इंग्लैंड, उसके पास गई। और बैंक ऑफ इंग्लैंड किसका है? इजराइल रॉकशाइल्ड का। तो प्रॉपर्टी कहां जाएगी? इसलिए इजराइल इज फादरलैंड, ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि भारत जो है वो तो मदरलैंड है और इजराइल वो फादरलैंड है। इजराइल कितना बड़ा है? मेरठ जैसी कमिश्नरी है ना, वो इतना बड़ा है। मेरठ जितनी कमिश्नरी है उतना बड़ा है, और उसको फादरलैंड बता रहा। क्यों बता रहा? तो आपको हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए संविधान में प्रदत्त अधिकार, रोटी, कपड़ा और मकान। सरकार कहेगी आपको रोटी, कपड़ा और मकान ये मिलेगा। संविधान में जो आपको अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट, वो मिलेंगे। लेकिन देश की संपत्ति पर, भू संपदा पर, खनिजों पर, पहाड़ों पर तुम्हारा कोई अधिकार, वनों पर, जंगलों पर, पशुओं पर तुम्हारा कोई मालिकाना हक वो नहीं रहेगा। उसका किस पर जाएगा? तो संचालन कहां से होगा देश का? आज भी आपने सुना होगा इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। तो ये जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, हमारे यहाँ के गांवों की जो योजना है विकास की के नाम पर, गांव को कब्जाने के नाम पर, चूंकि गांव के पास वो ताकत है, परमात्मा की दी हुई, प्रकृति की दी हुई, समाज की सृजित शक्ति, सामूहिक शक्ति, समाज की संगठित शक्ति, वो है ग्राम सभा। और ग्राम सभा पर चूंकि एक भी कानून इंसानों के बनाए हुए जो इन्होंने बना रखे हैं वो एक भी लागू नहीं होता। तो गांव सभा, वो इसीलिए ग्राम सभा को कोई शिक्षा व्यवस्था में वो शामिल नहीं कर रखा। ये दो ही ताकत है हमारे पास, एक सामाजिक शक्ति जो ग्राम सभा में निहित है, दूसरी आर्थिक शक्ति जो देश की मुद्रा में निहित है। इन दोनों को ही हमको शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाया नहीं जाता है। ये दोनों को नहीं पढ़ाया जाता। और हमको वहाँ भूल के लिए
इन्होंने मुद्रा में तो ला दिया ये नोट, बैंक नोट मुद्रा की जगह, और गांव में ग्राम सभा की जगह ग्राम पंचायत, ये दोनों को स्थापित कर दिया। उनकी खूब चर्चा होती है। अब आज 15 अगस्त जो देश स्वतंत्रता दिवस जो ये आज की व्यवस्था है वो मना रही है, तो हमको क्या करना है, जनता सरकार मोर्चे को इस वर्तमान व्यवस्था के जो व्यवस्था है ये, इसके विरुद्ध उलगुलान करना है। उलगुलान क्या, हमको इनको जितनी भी ये व्यवस्था है वो हमारी दी हुई शक्ति से वो चल रही है, या हमारी शक्ति लेकर के वो चल रही है। वो कौन शक्ति है? ग्राम पंचायत कौन चुनता है? ग्राम सभा, जनता, ग्राम सभा तो चुनती है ग्राम पंचायत को। क्षेत्र पंचायत कौन चुनता है? ग्राम सभा। जिला पंचायत कौन चुनता है? ग्राम सभा। और विधानसभा कौन चुनता है? लोकसभा को। तो ये जितनी व्यवस्था है इसको ताकत कहाँ से मिल रही है? ग्राम सभा को। तो हमको ग्राम सभा स्थापित करके ताकत को उधर से रोकना है और अपनी ताकत को स्वयं स्थापित करके अपने हाथ में वो लेना है। तो हमको ग्राम सभा आधारित, गांव आधारित व्यवस्था वो खड़ी करनी है। उसके कुछ बिंदु हैं। सबसे पहला, जो कर्ज में पूरा भारत डुबो दिया है, तो कानून के आधार पर, जो कानून व्यवस्था है उसके आधार पर पूरे भारत को कर्ज मुक्त कराना, पूरा कर्जा वो चुकता कराना, यह जनता सरकार मोर्चे का ध्येय है, उद्देश्य है। किसी भी व्यक्ति को भारत के को कर्जे में आकर के आत्महत्या करने की, संपत्ति बेचने की आवश्यकता वो नहीं है। जनता सरकार मोर्चे किसी कार्यकर्ता से संपर्क करें, 9518170000 पर मिस कॉल करें, या 769662 इस पर व्हाट्सअप करें, तो आपको तुरंत जो है वो रिप्लाई जाएगा। तो कर्ज में फंस करके, बैंकिंग कर्ज की बात कर रहे हैं, आपसदारी का नहीं। आपसदारी का ले रहा है तो उसे अपना दीजिए, लेकिन बैंक से जो, बैंक ने जो फ्रॉड कर रखा पूरे देश की जनता के साथ, उसमें जो लोन में फंसा हुआ है, वो जनता सरकार मोर्चे से संपर्क करे। आत्महत्या करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी संपत्ति बेचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जनता सरकार मोर्चा कानून के आधार पर एक एक पैसा वो चुकता वो कराएगा। नंबर 2, हमारी जो है जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये जो व्यवस्था है इसको हम अपने हाथ में लेंगे। लोकल लोग निर्णय लेंगे इस पर, जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर निर्णय लेंगे। क्योंकि 4 चीज़ जिसके पास ये हैं, जल, जंगल, जमीन और जानवर, दुनिया की कोई ताकत उसको गुलाम नहीं बना सकती है। 4 चीज़ चाहिए। ये चारों पर ही कंट्रोल करने का इनका पूरा षड्यंत्र वो चल रहा है। बस ये चाहिए इनको 4 चीज़। अब अगली जो हमारे यहाँ सांस्कृतिक विरासत थी, रोटी बेटी और माटी का सम्मान, वो पुनः हमको गांव आधारित व्यवस्था ला करके वो स्थापित करना है। वही रोटी बेटी माटी का जो सम्मान, भारत में रोटी बेटी और माटी कभी बिकती नहीं थी, इनका व्यापार कभी नहीं होता था। और आज इनका जो व्यापारीकरण हुआ है रोटी बेटी माटी का, ये तो प्रकृति वो है, तो उसको चुनौती देना है। तो उसको अगला, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म, इनसे पूंजीवाद को, इनका व्यापारीकरण कर दिया पूरी तरह। शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया। ये तो भारत में निःशुल्क, सबके लिए निःशुल्क उपलब्ध और सबके लिए उपलब्ध, सबके लिए और निःशुल्क। तो ये 6 की 6 चीज, ये सबके लिए अनिवार्य रूप से वो हों। पूंजीवाद इनसे बाहर निकले और अपनी जो गांव आधारित व्यवस्था थी वो क्या थी? खेत, खेड़ा और खाद। अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? खेत से। और हमारी धार्मिक व्यवस्था कैसे चलती थी? खेड़ा, गांव खेड़ा, गांव ही देवता है। तो ये, और खेत खेड़ा खाप। न्याय व्यवस्था कैसे चलती थी? सारे सामाजिक विषय जो मुद्दे हैं उनको खाप, जो गांव की पंचायत होती थी, ग्राम सभा की, वो तय करती थी। तो हमको इन मुद्दों पर पुनः लेकर के ये अपने हाथ में लेने हैं सारे।
रोटी बेटी माटी का सम्मान, कर्ज मुक्त भारत और ये खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म, इससे पूंजीवाद का खात्मा, इन चोरों से, इन डाकुओं से, इन लुटेरों से देश को बचाना और इस पर प्लान करना, इस पर समय देना, यही उन 7,32,780 क्रांतिकारी जो बलिदान हुए, जिनकी बदौलत अंग्रेज यहाँ से जाने के लिए वो मजबूर हुए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने यहाँ आरबीआई बना दिया था कि जो हमारी लूट चल रही है भारत से, वो लूट आरबीआई के माध्यम से बराबर वो चलती रहेगी। और ये जो हमारी जो खेती की व्यवस्था थी, पशुओं से खेती, खेती से पशु, ही हमारा चलता था। खेती पूरी की तरह पूरी बाजार के हवाले चली गई है, चिकित्सा पूरी बाजार के हवाले चली गई है, शिक्षा पूरी बाजार के हवाले चली गई है, न्याय व्यवस्था पूरा बाजारीकरण हो गया, लूट मच रही हुई है और धर्म के नाम पे भी पूरी वो लूट है। इससे हमको अपने आप को निकालना है और लोगों को अवेयर करना है। तो अवेयर करने का काम जो है ये कोई अकेला आदमी तो कर नहीं सकता, इतना बड़ा देश है, तो इसमें सबको अपनी सहभागिता वो देनी होगी। तो इस मिशन ये 15 अगस्त के ऊपर आज ये जो है विशेष, तो हमको अपना किसी भी महापुरुष का हम जन्मदिन मनाते हैं तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस महापुरुष ने अपने जीवन में क्या किया, कितने कितने विशाल, कितने कितने महान कार्य किए, और हम जब उसका जन्मदिन मना रहे हैं तो अपने को खड़ा करें उसके बराबर में कि इस महापुरुष ने क्या क्या काम किया और हम कहाँ खड़े हैं उसमें। तो अपने को मूल्यांकन करके उसके बताए हुए रास्ते पर, उसने जो रास्ता दिखाया, उसने जो महान कार्य किए, उसने जो संघर्ष किया, उन पर चलने का संकल्प दोहराना और उस पर चलने का प्रयास करना, ये अपना उद्देश्य है, वो होना चाहिए किसी का जन्मदिन। और जो हम पर्व मनाते हैं, जैसे ये आज जो है ये वर्तमान व्यवस्था में बैठे लोग स्वतंत्रता दिवस का नाटक लाल किले से और फलाने से ढिमके से चल रहा है, तो इसमें कम से कम एक बार हम अपना मूल्यांकन तो कर लें कि 1947 में वास्तव में हम आज़ाद हुए भी है कि नहीं हुए। क्योंकि सारी व्यवस्था तो 1860 में अंग्रेजों ने बनाई थी। किस लिए बनाई थी? भारत को लूटने और गुलाम बनाकर रखने के लिए वो बनाई थी उन्होंने। उसी से भारत चल रहा है। बस गोरी चमड़ी की जगह काली चमड़ी वाले वो आ गए। पहले वो सीधा लूट रहे थे, पहले वो सीधा शोषण कर रहे, अब हमारे लोगों के माध्यम से वो शोषण चल रहा है। बैंक में हमारे लोग हैं, कोर्ट कचहरी में हमारे लोग हैं, चिकित्सा में हमारे लोग हैं, शिक्षा में हमारे लोग हैं, इसमें शिक्षा में हमारे लोग, मतलब सारे, उसमें पुलिस हो, मतलब कोई हो, सारे हमारे ही बैठे हैं, काम सब कर रहे हैं उनके लिए। रात दिन 140 करोड़ लोग वो जो काम कर रहे हैं सब कमा करके उनको दे रहे हैं। और खुद, अरे भाई, कोई हम किसी के यहाँ जाके कम से कम ये तो एक तो काम करता ही है वो, किसी के यहाँ हम जाके करें भाई, उसे अगर काम कराना है वो हमको वेतन ना दे, धन ना दे, कुछ भी ना दे, रोटी तो देगा, रोटी कपड़ा और मकान तो वो भी देगा। अरे भारत की स्थिति ऐसी हो गई कि उसकी रोटी कपड़ा और मकान पे भी उस पर हमला है, मतलब हम इसलिए नकारा हो गए। ये षड्यंत्र समझना चाहिए हमको। अरे हम रोटी के लायक भी नहीं रहे हम, क्या आराम से रोटी तो खा लें, लेकिन रोटी भी हम कर्ज में तो खा रहे हैं। तो मतलब इतनी दयनीय स्थिति हो गई। जहां अभी हम कल गए थे वहां मथुरा में, तो एक वो कौन सा मंदिर वो था, वो जहां सोने का पोल खड़ा है, वो सोने का है नहीं, कुछ और दूसरा हो, मतलब पोल खड़ा है, मतलब वो खड़ा है। हाँ, उसमें बता रहे हैं कि अंदर तो उसमें चंदन की वो है लकड़ी, ऊपर उसमें पूरा कवर वो सोने का है। ये तो लुटने के बाद है अभी, और अभी जो है कितने हजारों मंदिर जो है अब भी सोने के हैं भारत में। तो कैसे कर, क्या परिस्थिति रही होगी देश की। तो इसका मूल्यांकन करते हुए फिर हम तय करें कि हमको स्वतंत्रता दिवस मनाना है या आज़ादी की जो लड़ाई 1947 में छूट गई थी, उस लड़ाई को पुनः वापस करना। वो बहुत बड़ा धोखा है हमको इस आज़ादी की लड़ाई को पुनः शुरू करके, और जनता सरकार मोर्चे ने वो शुरू कर दी है। तो आज के इस 15 अगस्त जो मना रहे हैं, लेकिन वो जो 7,32,780 वो जो क्रांतिकारी थे
राजीव भाई ने कहा था कि हम 1857 की क्रांति के बिछड़े हुए क्रांति है, जब तक भारत को मुकम्मल आज़ादी नहीं मिल जाती हम बार बार जन्म लेंगे और क्रांति करेंगे। और सारे के सारे इस वक्त भारत में वो आ चुके हैं, वो सब तैयार हो चुके हैं। जनता सरकार मोर्चा निकला है उनको आह्वान के लिए, उनको आवाज़ देने के लिए कि भैया आ जाओ, जिस लिए आए हो उस काम पे अपना लगो, बहुत हो गया वो, और भारत को संपूर्ण आज़ादी के लिए वो तैयार खड़ा करना और वो दिलाना। ये आज के इस 15 अगस्त के अवसर पर ये मुझे आपके बीच रखना था। इटावा में, इटावा के लोगों ने अपना ये जन जागृति ये कार्यक्रम रखा और हम तो उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में और हमारी टीमें भारत के प्रत्येक राज्य में इसी तरह ज़िलेवार, जहाँ ज़िले की टीमें बन गई हैं वो मंडलवार जो ब्लॉक होते हैं उस स्तर पर ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे भारत में। तो अब उलगुलान होगा और व्यवस्था हम देश का मालिक अपने हाथ में वो लेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।